हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत की थी यूरोपियों का भारत में आगमन, जो आधुनिक इतिहास का हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से यूरोपियों का आगमन अपने देश में स्टार्ट हुआ और जो आने का उनका क्रम था वो था। सबसे पहले जो यूरोपियों के द्वारा अपने देश में एंट्री हुई, सबसे पहले कौन थे हमने देखा, पुर्तगाली आए अपने देश में। पुर्तगाली के बाद फिर हमारे यहाँ कौन आए, डच आए। और डच के बाद फिर आए अंग्रेज आए। फिर अंग्रेज के बाद कौन आए दोस्तों, अंग्रेज के बाद फिर आपके डेन्स आए। उसके बाद आप कौन आए, फ्रांसीसी आए। तो ये आने का इनका क्या था, क्रम था, इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था अपने देश में आने का। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपके किस तरीके से आया, तो पहले नंबर पे आप देखेंगे पुर्तगाली, देन डच, अंग्रेज, डच, फिर अंग्रेज, फिर ब्रिटिश जिसको आप बोलते हो, देन फ्रांसीसी। तो ये आने का इनका क्या था, कालक्रम था, इनके आने की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थे। इसको आज उसमें आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनको कालक्रम के अनुसार लगाइए, तो एक प्रश्न तो यही बन जाता है। तो जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था पुर्तगालियों का आगमन, जो पुर्तगीज हमारे देश में आए, कब प्रथम आए, किस कौन आया सबसे पहले, डच यात्री आने के बाद क्या क्या खोजें हुई, सारी चीजों को हमने देखा, पुर्तगाल को अच्छे तरीके से कवर किया। अब जो दूसरे यूरोपीय हमारे यहाँ आए, यात्री के फॉर्म में आए, उसके बाद इन्होंने ट्रेड किया, व्यापार किया, फिर यहाँ पर भी शासन व्यवस्था भी स्थापित की। तो आज जो बारी है, हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, डच को कवर करने वाले हैं, या जिसको आप बोलते हो डच, या कहाँ के थे निवासी ये, आपने सुना होगा हॉलैंड जो आज के समय का है, या आपका नीदरलैंड जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। तो पुर्तगालियों के बाद इनका आने का सिलसिला शुरू हुआ भाई। यहाँ पे भी लोगों को पता चला कि पुर्तगाल के लोग काफ़ी गए हैं वहाँ पे, अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बढ़िया, हम भी चले, हम भी देखें, हम भी व्यापार करें। तो फिर इनका आगमन शुरू हुआ। और सबसे पहले जब ये आए, अगर किसी के द्वारा कोई दल आया जो भारत में, सर्वप्रथम जो दल आया डच यात्रियों का या ट्रेडर के फॉर्म में आया, वो व्यक्ति कौन था पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। तो वो थे आपके कार्लेनियस डी हाउटमैन, ठीक है ना। उस व्यक्ति का क्या नाम था, कार्लेनियस, कार्लेनियस डी हाउटमैन, ठीक है ना, कार्लेनियस डी हाउटमैन। ध्यान में रखिएगा, नाम बहुत प्यारा है, कार्लेनियस हाउटमैन या डी हाउटमैन। ये आपका व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में पहला दल अपने यहां पे आया, ठीक है ना, जिसके नेतृत्व में पहला दल अपने यहां आया। और ये कब आया था आपका, 1596 में। ध्यान दीजिए, 1596 में कालेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत में पहला दल आया, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो यहाँ पे ईस्ट इंडीज की तरफ आपकी कंपनी बन के आई, जो कंपनी बनाई गई, एक परमिशन लेना पड़ता था कि भाई हमें देखेंगे आप, सारी जितने आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी आए, तो क्या लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, एक कंपनी बनाना पड़ता था वहां के राजा से, वहां की गवर्नमेंट से परमिशन, भैया हम जा रहे 15-20 साल के लिए, आप हमें परमिशन दीजिए। तो जो कंपनी बन के आई यहाँ पे, उस कंपनी का आपका क्या नाम था, जो आपकी डच कंपनी थी, उसका नाम था यूनाइटेड। कभी एग्जाम में पूछ लें, ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है ना। जो डच की कंपनी थी उसका क्या नाम था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है ना। तो ये कंपनी बन के भारत में आई और यहाँ पे आके इसने क्या स्थापित किया, अपनी एक पहली फैक्ट्री स्थापित की, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डचों द्वारा प्रथम फैक्ट्री भारत में कब और कहां स्थापित की गई, ठीक है ना। तो डचों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई 1605 में। तो ये तो आपको याद ही रखना है।
चलो 16 तो 5 याद हो गया। कहाँ पे स्थापित की गई, तो उस जगह को भी आप रट के रखिए, ध्यान में रखिए हमेशा। उस जगह का नाम था मुसलीपट्टनम। ठीक है ना। तो 1605 में मुसलीपट्टनम नामक स्थान पे डचों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है ना। ये आपका पेट क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर पूछते रहते हैं। पहली फैक्ट्री, ठीक है ना, पहली फैक्ट्री डचों के द्वारा कहां पर स्थापित की गई, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, ये आपका मुसलीपट्टनम नामक स्थान पे 1605 में स्थापित की गई। ठीक। इसके बाद इनका फैक्ट्री स्थापित करने का सिलसिला बढ़ा भाई। पहली फैक्ट्री इन्होंने 1605 में मुसलीपट्टनम में लगाई, फिर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री भी लगाई भाई साहब। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, ठीक है ना, तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई पोट्टापोल्ली में। ठीक है ना, पोट्टापोल्ली नामक स्थान पे लगाई, जो कहाँ था, निजामपट्टनम नामक स्थान पे, निजामपट्टनम। ठीक। तो ये तो इनके द्वारा लगाई गई दूसरी फैक्ट्री थी। ठीक। तीसरी फैक्ट्री इन्होंने कहां पे लगाई भाई साहब, तीसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई पुलिकट नामक स्थान पे। ठीक है ना। थर्ड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री इन्होंने कहां पे स्थापित किया, पुलिकट। ठीक है ना, पुलिकट में इन्होंने अपनी तीसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो आपको ज्यादा ध्यान पहला और दूसरे पे रखना चाहिए। पहला तो पूछते ही एग्जाम में, दूसरा भी कभी पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तीसरा पूछ ले चलो ठीक है, एग्जाम है भाई, कब कैसे परीक्षा है, पर की इच्छा परीक्षा तो है नहीं। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई पीपली नामक स्थान पे, आप इसको चौथी फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो पीपली में इन्होंने लगाई, और पीपली आपकी कहां पे स्थित है, बंगाल में। ठीक है ना, पीपली कहां पे स्थित है, बंगाल में। तो यहां फिर एक क्वेश्चन बड़ा तगड़ा बन गया। तो क्या क्वेश्चन बना कि डचों के द्वारा बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई गई। ठीक है ना। तो पूरे देश में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई थी, 1605 में मुसलीपट्टनम में, 1605 में। और फिर उसके बाद इन्होंने पीपली में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई बंगाल में। ठीक ना, पीपली नामक, पीपली लाइव आप मूवी भी देखे होंगे। तो बंगाल में पीपली नामक स्थान पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया पीपली में, बंगाल। तो दो प्रश्न यहाँ पे आपके बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो डचों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री बंगाल में, ओवरऑल पहली फैक्ट्री इनकी कब थी, 1605 में। तो इनके द्वारा ये लगाया गया क्या था, फैक्ट्रीज थी। बाकी और भी कई जगह इन्होंने फैक्ट्री लगाई, कासिम बाजार आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, कासिम बाजार है, फिर आपका करायकाल है। कभी पूछ निम्नलिखित जगहों में से कहाँ नहीं लगाई, तो कहाँ कहाँ लगाई, तो 3-4 में से एक नहीं रहेगा। फिर कहाँ कहाँ लगाई, तो 4 में से एक नहीं रहेगा, फिर 4 रहेगा तो 3 रहेगा तो एक नहीं रहेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना कहाँ कहाँ लगाया था, तो भाई जैसे जिस हिसाब से पूछ ले तो आप उसी हिसाब से बता सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो था इनके द्वारा लगाई गई फैक्ट्रियां। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब भाई फैक्ट्री वगैरह लगा लिए, तो हर एक फैक्ट्री का पूरा चारों तरफ जहां फैक्ट्री स्टेब्लिश होगा हेडक्वार्टर भी होगा। ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर इन्होंने अपने कहां पे सबसे पहले बनाए, सबसे पहले जो आपका हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया तो सॉरी, तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि डचों के द्वारा आपका हेडक्वार्टर इन्होंने अपनी कहां पे बनाया, तो आप ध्यान में रखिएगा पुलिकट में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है ना, कहां पे बनाया था डचों ने अपना हेडक्वार्टर, तो पुलिकट नामक स्थान पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा पुलिकट में। और फिर यही पुलिकट बाद में ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, इनका हेडक्वार्टर ट्रांसफर होके चला जाता है नागपट्टनम में। ठीक है ना, नागपट्टनम में हेडक्वार्टर इनका क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। कब होता है, 1690 में, 1690 में
पुलिकट से हेडक्वार्टर ट्रांसफर होके नागपट्टनम पहुंच जाता है। यहाँ पर भी प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है ना, आगे भी बनते रहेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना। सबसे प्रथम इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा अपना, पुलिकट में, देन इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, नागपट्टनम में। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हेडक्वार्टर का काम हो गया। अब इन्होंने कई सारे किले वगैरह भी बनवाए थे। किले का मतलब क्या होता है, फोर्ट, ठीक है ना। कई सारे इन्होंने किले वगैरह बनवाए थे, फोर्ट्स बनवाए थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से ये फोर्ट्स किसके द्वारा बनवाए गए, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फोर्ट बनवाया चिंसूरा नामक स्थान पे, चिंसूरा नामक स्थान पे इन्होंने बनवाया था अपना एक किला, जिसका नाम था गुस्तावुस फोर्ट, ठीक है ना, गुस्तावुस, गुस्तावुस फोर्ट, ठीक। गुस्तावुस फोर्ट इन्होंने बनवाया चिंसूरा नामक स्थान पे 1653 में। 1653 में इन्होंने चिंसूरा, बंगाल में है आपका, तो चिंसूरा में इन्होंने गुस्तावुस फोर्ट बनवाया, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है। निम्नलिखित में से चिंसूरा नामक स्थान पे किसने बनवाया, या गुस्तावुस फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया, कब बनवाया गया, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक। और एक फोर्ट इन्होंने और बड़ा इंपॉर्टेंट बनवाया था, उसका नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है ना, फोर्ट विलियम फोर्ट, ठीक है ना, फोर्ट विलियम या फोर्ट का जो किला था, उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। अब आप कहेंगे सर फोर्ट विलियम तो कोलकाता में, हाँ वहां पर भी है, लेकिन वहां पे जॉर्ज चार्नॉक ने बनवाया था। लेकिन यहाँ का जो फोर्ट विलियम है ये आपका स्थित है कहाँ पे, कोच्चि में स्थित है, ठीक है। तो कोच्चि में जो आपका फोर्ट विलियम है इसको डचों ने बनवाया था। और कब बनवाया था, इसी के 10 साल बाद 1663 में, ठीक है ना, 1663 में बनवाया था कोच्चि का फोर्ट विलियम। तो दो इंपॉर्टेंट आपके फोर्ट्स हो गए, आपका चिंसूरा में गुस्तावुस और आपका फोर्ट विलियम इन कोच्चि, ठीक, ये ध्यान में रहेगा। तो ये तो इनके क्या रहा, किला हमने देख लिया, हेडक्वार्टर्स देख लिया, और कहां कहां पे इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई ये भी हमने देख लिया। एक क्वेश्चन और बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है डचों से रिलेटेड, ये ध्यान में रखिएगा कि डचों का जो व्यापार करने की पद्धति थी, सिस्टम था, वो किस व्यवस्था पर आधारित था। जो उनका ट्रेडिंग सिस्टम था, व्यापार की जो पद्धति थी, वो किस चीज पे आधारित था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लें तो ध्यान में रखिएगा, वो जो पद्धति थी वो थी इनकी, क्या नाम था उस पद्धति का नाम, उस पद्धति का नाम था कार्टल सिस्टम। उस पद्धति का क्या नाम था, कार्टल सिस्टम, ठीक है ना, जिसको सहभागिता कहते हैं, ठीक है ना, सहभागिता पद्धति या कार्टल सिस्टम। तो ये पूछा जाता है डचों की ट्रेडिंग सिस्टम की पद्धति का क्या नाम था, तो आप बताओगे कार्टल सिस्टम या सहभागिता पद्धति, ये चीजें थी। बाकी एक फैक्टर और था कि किस मुगल बादशाह ने 3.5% 3.5% वार्षिक रेंट या वार्षिक कर, जितना उनकी कमाई थी 3.5% भैया हमको दे देना अपने पूरे कर का, और इसके बदले चुंगी कहा जाता था इसको, मेनली चुंगी कहा जाता था। 3.5% चुंगी लेकर आप पूरे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो सबसे बड़े मेन केंद्र हुआ करते थे व्यापार वगैरह के, 3.5% चुंगी लेके क्या कर दिया, इनको
टैक्स फ्री कर दिया, एक तरीके से व्यापार कर मुक्त कर दिया। आप इन तीनों जगहों पे आराम से व्यापार करिए, अपने कमाई का 3.4%, 5% आप दे दीजिए। तो बादशाह कौन था, बात ये उठी थी, उसका नाम था औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने 3.5% चुंगी लेके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार कर मुक्त करने का इनको आदेश दिया, और जाओ भैया आराम से तुम व्यापार करो। तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। बाकी कई सारे इंडोनेशिया आइलैंड को इन्होंने अपना जीत लिया, फिर और भी कई सारे जगहों को इन्होंने जीता, एक तरीके से काफी समय तक रहे। लेकिन 1759 में एक कांड हुआ। 1759 में इनकी भिड़ंत अंग्रेजों से हुई, और उस भिड़ंत को, उस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा, ये बेदारा आपका कहां पे है, बंगाल में, या बेदारा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। तो ये एग्जाम में साफ साफ तो ही पूछ लेते हैं किसके बैटल ऑफ बेदारा कब हुआ, तो 1759 में। फिर उसके बाद 1759 बैटल ऑफ बेदारा हुआ, और किसके बीच हुआ, अंग्रेजों और डचों के बीच। ठीक है ना, ब्रिटिश वर्सेस डच। और इसमें ब्रिटिश ने इतना बढ़िया से धुनाई की डचों की कि इसके बाद ये कभी दोबारा उठ नहीं पाए। यानी इसके बाद इनका क्या हो गया, धीरे धीरे पतन हो गया। तो पतन हो गया, तो पतन के पीछे सबका कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो एक तो इनकी राइवलरी ब्रिटिश से, शुरुआत में संबंध अच्छे थे, लेकिन ये डच से इनकी लड़ाई इसलिए हो गई क्योंकि ये आपके बंगाल के नवाब से क्या हो गया, इनका बंगाल के नवाब से मिलजुल के ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र वगैरह रचने में ब्रिटिश को पता चल गया कि हमारे खिलाफ कर रहा है काम, हम तो इसका अच्छा चाहते हैं। तो उसी में इनको बढ़िया धोया 1759 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगे, ये डेक्लाइन होने लगे, खत्म होने लगे। और डेक्लाइन होने के पीछे भी डचों का क्या कारण था, सबका रहता है। तो देख लिए हम लोग पुर्तगाली को, तो इनका भी कुछ कारण था। तो इनका सबसे ज्यादा कारण था जो डेक्लाइन के पीछे का, इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो इनकी सरकार थी, सरकार का नियंत्रण या सरकार का इंटरफियरेंस। ठीक है ना, जो आपकी डच गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, जो डच गवर्नमेंट थी उसका ज्यादा से ज्यादा क्या था, इंटरफियरेंस था। ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा नियंत्रण था। अगर कोई कंपनी है या कोई भी हो, अगर उसके लाइफ में आप ज्यादा ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी आजादी को आप दबा के रखेंगे, तो क्या होगा, वो अपने मन का काम नहीं कर पाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके से सबसे ज्यादा वर्चस्व पावरफुल निकल के इन पांचों में से पावरफुल निकल के आगे चल के सामने आई, क्योंकि उसको ज्यादा नियंत्रण नहीं था गवर्नमेंट। पूरा 15 साल 20 साल के लिए जाओ, आपको एक अधिकार मिल गया, इस पूरे तरीके से आप व्यापार करो, अपने हिसाब से सारा काम करो। तो अपने हिसाब से देखो काम की निकली। यहाँ पर हर चीज में नोका झोंकी सरकार की लगी रहती थी अपने कंपनी के साथ। तो वो एक कारण था इनका क्या, यहां पे डेक्लाइन कर जाना। दूसरा सबसे बड़ा क्या कारण था कि इनका इंटरेस्ट था, जो इनका लगाव था भारत से ज्यादा कहां था, इंडोनेशियन आइलैंड पे। ठीक है ना, इंडोनेशियन आइलैंड पे था, मसाले का तो जो द्वीप था वहां पे इनका लगाव ज्यादा हो गया था। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा कहीं आपका लगाव बढ़ेगा तो एक जगह से छूटेगा। तो वो स्थिति देखने को मिली। तो जब ज्यादा इंडोनेशियन आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू किए, तो भारत से भाई अपना बोरिया बिस्तर हटाना शुरू किए, कम करना शुरू कर दिए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। तीसरा क्या कारण था सबसे ज्यादा, करप्शन। ठीक है ना, करप्शन इनके कहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है ना, इनके प्रशासन में जो करप्शन फैला था। करप्शन क्यों आएगा भाई, तुम किसी को सैलरी सही समय पे नहीं दोगे, सैलरी भी दोगे तो कम दोगे, तो इंसान क्या करेगा भाई, इधर उधर अपना हाथ पैर मारेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या करना, यहाँ के जो अधिकारी थे, जो यहाँ के कर्मचारी थे इस गवर्नमेंट में, तो वो भी क्या करने लगे, करप्ट होने लगे।
धीरे धीरे पैसा लेना वसूलना सारा चीज़ें, जिससे आज के समय हर विभाग में करप्शन फैला हुआ है। खैर इतना गवर्नमेंट देती है, उसके बावजूद भी पेट नहीं भरता, मशीन मंगानी पड़ती है पैसा गिनने का। इतना लूट लूट के जनता का पैसा रखे हैं। तो ये करप्शन एक सबसे बड़ा रीजन था जो डिक्लाइन हो गया आपका क्या, डच का जो प्रशासन था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो फिर धीरे धीरे भाई जब ये खत्म हुए, अब देख रहे हैं आप ब्रिटिश भी पढ़ के सामने आएगी, उसकी भी एंट्री होने वाली है। डच के बाद ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का आगमन होता है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग एंट्री स्वागत करेंगे आपके अंग्रेजों का। अच्छे तरीके से लंबा लेक्चर जाएगा। डच के तो बारे में इतना ही फैक्ट आपके लिए काफी था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो पूरा इतिहास है। क्या चीजें हमें जानना वही है जो हमारी जरूरतें हैं, एग्जाम का जो मान है। बाकी एक छोटा सा टॉपिक ही बैटल ऑफ बेदारा पे एक किताब मिल जाएगी, क्या जरूरत है, बस हमें यही जानना कब हुआ बैटल ऑफ बेदारा, किसके किसके बीच हुआ और कौन जीत के बाहर आया। ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना ब्रिटिश का एंट्री अपने यहाँ पे। तो हमने डचों को देख लिया और पुर्तगालियों को देख लिया, और अब हम ब्रिटिश को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका जिम्मेदारी है कि इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से फैक्ट को जान लें, समझ लें। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको जाके अगर आप देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको और थोड़ा उसमें पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, सारी चीजें जो हमने पढ़ा उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। तो ये आपके तैयारी में चार चांद लगा देगा। तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपकी अभी जिम्मेदारी है कि इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।